स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्लास नंबर 2 है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड पीवाईबी क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक नहीं खरीद रखा है तो प्लीज़ खरीद लेना, बिकॉज आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है और आप इसको 7 से 8 बार रिवाइज कर सकते हो एग्जाम तक, और इसी से क्वेश्चन फंसेंगे गारंटेड। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है उनको तो मैं कहूँगी प्लीज़ आप ये बुक खरीद लेना और इसको अच्छे से पढ़ना, लाइन बाय लाइन। जो भी कुछ समझ में नहीं आता होगा तो मेरे प्रीवियस जो क्लासेस है वो देख लेना। मैंने पहले ही बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है कंप्लीट कर रखा है, जनरल नॉलेज के वगैरह क्लासेस हो रखी है, तो प्लेलिस्ट देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगी आपको क्लासेस, और वहाँ से जो है इसका रिवीजन करते रहना। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को रिवीजन करना, क्योंकि जो स्पैन है बढ़ चुका है, और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे सही से तो एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ ये बुक खरीद लिया होगा अगर, तो प्लीज़ अच्छे से इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, रोज़ डेली 20-20 पन्ने पढ़ लो इसके, और इससे रिलेटेड कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन मिलते हैं तो वो लगा लेना। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज नहीं ली है अभी तक तो ले लेना, 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है कुछ, मुझे पता नहीं प्राइसिंग, बट 1 मंथ का मिल जाता है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो 1 मंथ के लिए तो भी एटलीस्ट ले लेना। एंड यूज माई कोड CTMV7N, CTMV7N, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, CTMV7N। और डेली मैंने आपको कहा है, जो वर्किंग स्टूडेंट्स है, जो वर्किंग एस्पिरेंट्स है, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी आप सुबह ऑफिस को लेट बिना नाश्ते के चले जाए चलेगा, लेकिन अगर आपने टेस्ट नहीं दिया ऑफिस को जाने से पहले तो आपका ना एग्ज़ाम सही से नहीं जाएगा। क्योंकि देखो कैसा होता है ना कि आप अगर सुबह सुबह एग्जाम दे दोगे, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट वाला टेस्ट, जैसे कि अभी इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट अवेलेबल होगा गारंटेड, कोई भी सब्जेक्ट वाला टेस्ट दे देना है आपको, और फिर ऑफिस में जाते ही आपको कैसे होगा कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं बना है तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा, आप उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, टाइम पास वगैरह नहीं करोगे, चाय पीते पीते भी याद आ जाएगा, यार वो क्वेश्चन तो मुझे बना ही नहीं था, अच्छा ऐसा कहा था क्या मैम ने, अच्छा वगैरह, इस तरह के मतलब आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहेंगी, और आप जल्दी से घर पर आने के बाद चेक करोगे कि जो मैंने आंसर दिया था वो गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, और फिर मैं इसे सही कैसे कर सकता हूँ आने वाले टाइम में। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वर्किंग एस्पिरेंट की। और जो डेली पढ़ रहे हैं, जो कि फुल टाइम दे रहे हैं, फुल टाइम अपना पूरा स्टडी को दे रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी वो लोग भी सुबह उठते ही जैसे ही आप लोगों का नाश्ता वास्ता हो जाता है तो प्लीज़ एक सब्जेक्ट टेस्ट जो है आपको लगाना है। ओके बच्चों, डेली जो आप पेपर लगाओगे तो आपको भी जब आप रिवीजन वगैरह करोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इससे जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन बना था, इस एंगल से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में बस इतना ही फर्क होता है। मैं आपको बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में इतना ही फर्क होता है कि ये जो टॉपर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं, ये लोग भी सिलेबस कंप्लीट करते हैं, और आप लोग भी मतलब जो भी एवरेज स्टूडेंट है जिनका पहली बारी में नहीं निकल सकता है, उनका मैं बता रही हूँ कि वो लोग सब लोग जो है सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, बट टॉपर बनने के लिए आपको क्वेश्चन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, बहुत हो गई बातें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। ठीक है, जो नेशनल इनकम मतलब अल्टीमेटली जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पर, और जो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके, इन्फ्लेशन के साथ कंपैरिजन करके जो बनाया जाता है वो जो इनकम होती है उसे क्या कहते हैं, तो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राष्ट्रीय आय के मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रियल नेशनल इनकम, वास्तविक राष्ट्रीय आय। क्योंकि देखो जो भी आपका जीडीपी आ रहा है उसमें हमने उसको इन्फ्लेशन के साथ कंपैरिजन किया है। इसमें क्या होता है, एक बेस ईयर कंसिडर किया जाता है, और हमारे यहाँ इंडिया में जो बेस ईयर हम कंसिडर करते हैं इसके लिए 2011-12। ठीक है, 2011-12 जो है ये बेस ईयर है, हम इस ईयर के साथ कंसिडरेशन करते हैं बेस ईयर का। अब इस साल की जो भी जीडीपी आएगी या पिछले साल की जो भी जीडीपी थी उसको हम फिस्कल जो भी इन्फ्लेशन है हमारा, जो महंगाई है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, प्लस 2011-12 के साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कि उस टाइम पर क्या था महंगाई, इस टाइम पर महंगाई का रेट क्या है, और उस हिसाब से जो भी हमारा जीडीपी निकलेगा वो रियल जीडीपी होगा, रियल नेशनल इनकम होगी।
सही बात है ना कि भाई पूरा खर्चा वर्चा जितना भी हो रहा है, जितना भी एक्स्ट्रा मनी लग रहा है, वो अगर हम निकाल दे, अलग से कर दे, तो जो बचता है वही तो हमारी सही इनकम होती है ना। तो रियल नेशनल इनकम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट सिस्टम इन विच देर आर ओनली 2 बायर्स फेसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर इज कॉल्ड। देखो, एक बाजार प्रणाली है जिसमें केवल 2 बड़े खरीदार है, ठीक है, 2 बड़े खरीदार है और बहुत सारे जो है वहां पर सेलर्स है, ठीक है, खरीदने वाले सिर्फ 2 है और सेल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इस कंडीशन को, इस मार्केट के सिचुएशन को क्या कहेंगे? एक बाजार प्रणाली है जिसमें केवल 2 खरीदार बड़ी संख्याओं में विक्रेताओं का सामना करते हैं, वे क्या कहलाते? तो उसे कहते हैं डुओप्सनी। क्या कहते हैं? डुओप्सनी। देखो, डुओप्सनी, डुओ जैसे ही आ जाता है तो मतलब 2, जैसे हम कहते हैं डुअल कैमरा एंड ऑल, तो दो की चीज यहाँ पर आ रही है, 2 शब्द डुओ से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो डुओप्सनी में क्या होता है एक्चुअली कि सिर्फ 2 बायर है और बहुत सारे सेलर है। जैसे मोनोपोली में क्या होता है कि बेचने वाला एक है, खरीदने वाला जो है बहुत सारे खरीदने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं हम, ओलिगोपोली तो हमने देख लिया कि ओलिगोपोली में क्या होता है कि बेचने वाले कम होते हैं, खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, फ्यूअर सेलर होते हैं। ड्यूओपोली, ड्यूओपोली में क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ड्यूओपोली में एक्चुअली ड्यूओपोली ओलिगोपोली का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ड्यूओपोली जो है वो एक ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज होती है, जैसे कि स्मॉल मतलब 2 कंपनियां होती है, ठीक है, सिर्फ 2 कंपनियां होती है जो बेच रही है कोई सामान। लेकिन ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू कंपनीज, ठीक है, फ्यू कंपनीज, फ्यू सेलर, ठीक है, फ्यू सेलर एंड लार्ज बायर। बट डुओपोली में क्या होता है कि 2 सेलर एंड लार्ज बायर। और डुओप्सनी में क्या होता है कि 2 बायर, सिर्फ खरीदने वाले 2 है और बेचने वाले बहुत सारे हैं। अब ये देख लिया, तो अब मोनोप्सनी भी देख लेते हैं। मोनोप्सनी में क्या होता है कि एक ही बायर होता है, ठीक है, एक ही बायर होता है। तो ये किसका क्या कहेंगे इसको, विरोधी है या फिर क्या अपोजिट किसका है? ये मोनोपोली का अपोजिट है। मोनोपोली में क्या होता है कि बेचने वाला एक ही है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन यहाँ मोनोप्सनी में क्या है कि खरीदने वाला जो है बायर एक ही है और बेचने वाले बहुत सारे हैं। तो ये अपोजिट किसका हुआ? ये मोनोपोली का अपोजिट एग्जांपल हुआ। तो मैं पूरा जो है आपको जहां जहां जो जो ऑप्शंस बताना जरूरी है वो मैं बता रही हूँ, ओके, ध्यान से सुनना क्लास। नेक्स्ट, व्हाट इज रेपो रेट? ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SLR क्या, CRR क्या। तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है और एकदम कहानी की तरह मैंने आपको सुनाया है सब कुछ। तो प्लीज देख लेना। हमारे सिर्फ 2 क्लासेस बची है, एक है फाइनेंशियल मार्केट और दूसरा है 5 ईयर प्लान। तो आज शायद हम 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर देंगे या फिर हो सकता है कि कल कर ले, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर का क्लास जाएगा, लाइव होगा। ऑलरेडी 2 भी क्लासेस रिकॉर्डेड है, बट टीम डिसाइड करती है कब जो है क्लासेस लाइव करना है, ओके। डोंट वरी, आप लोगों का सारा सिलेबस इकोनॉमिक्स का मेरे एंड से खत्म हो चुका है। आपको 2 दिन में मिल जाएंगी, सारी क्लासेस भी मिल जाएगी और PDF भी मिल जाएगी। डोंट वरी, हमारी टीम आपके लिए हमेशा काम करती है। तो देखो, रेपो रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था। रेपो रेट जो है RBI, ठीक है, RBI किसी कमर्शियल बैंक को जो लोन देती है, ठीक है, जो लोन देती है और उससे सिक्योरिटीज रख लेती है, कुछ मात्रा में सिक्योरिटीज रख लेती है और ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसे कहते हैं रेपो रेट। अब आप ऑप्शंस पढ़िए, ठीक है। इट इज द रेट एट विच RBI लेंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। इज द रेट एट विच इंटरनेशनल रेट, इंटरनेशनल का तो बात ही नहीं है। is the rate at which the RBI lends to the banks in case of short maturity, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है इसका राइट आंसर। वह दर है जिस पर RBI कम परिपक्वता के मामले में बैंकों को उधार देता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो है उधार देता है और उसके ऊपर जो भी रेट लगता है, इंटरेस्ट रेट, वो चार्ज करता है अंडर रेपो रेट, ओके। ये समझ में आएगा। लेंड्स का मतलब होता है उधारी देना, बोरो का मतलब होता है उधारी लेना, ठीक है। ये जो टर्म्स है कभी कभी समझ में नहीं आते बच्चों को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है। बजट किसका साधन है? बजट क्या साधन होता है? हम नॉर्मली सोचो एक बार कि हम बजट क्यों बनाते हैं। हम बजट इसलिए बनाते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है,
हम उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, हमारा जो ज़्यादा खर्चा हो रहा है हम उसे कैसे कम करेंगे, आने वाले जो भी ईयर है या आने वाला मंथ है उसमें हमारे पैसे कैसे बचेंगे, इसीलिए हम जो है बजट बनाते हैं। तो आप लोग ऑप्शंस देखना, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है या सही उत्तर देखो, फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का राजकोषीय नीति जो है वो बजट कहलाता है। क्यों ऐसा कहा इन्होंने कि अल्टीमेटली सेम बात है, देखो फिस्कल से रिलेटेड है, मतलब खर्चे से रिलेटेड है, तो फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है। इसका पर्पस ये होता है कि किस तरह से बजट को प्लान किया जाए, किस तरह से हम पैसों को प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, उनको जो है उनका ट्रैक रखना कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा हो रहा है, किस योजना के तहत कितना खर्चा करने वाले हैं हम लोग, इसका ट्रैक रखना और इम्प्रूवमेंट करना, आने वाली जितने भी टाइम है या फिर जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको इम्प्रूवमेंट करना। कैसे इम्प्रूवमेंट करोगे, खर्चा कम करके, अननेसेसरी जो खर्चा होगा उसको कम करके जो है आप फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आप लिख कर रखोगे मेरे 2000 खर्चा होने वाले हैं इस मंथ में, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली नहीं होंगे। अगर आपने लिख कर नहीं रखा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया बजट से रिलेटेड, तो आपका 2000 से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बजट। सेकेंड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन डालने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, मैं आपको बताती हूँ वो, लेकिन पहले जान लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, वो जारी करता है हर साल। इसमें 3 जो है पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीवन का जो भी प्रत्यक्ष जो भी काल होता है कि कितने दिनों तक जो है लोग बचते हैं वगैरह। एंड सेकेंड होता है एजुकेशनल, की शिक्षा प्राप्ति कितनी मिल रही है लोगों को। और तीसरा होता है पर कैपिटा जीडीपी, मतलब पर कैपिटा जीडीपी मतलब अल्टीमेट जीडीपी, उस देश की जीडीपी कितनी है, तो उस हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। 2020 में हमारा रैंक 131 था। अभी 2021 का आया नहीं, शायद मैं बता दूंगी, अगर आया तो मैं वो बता दूंगी, लेकिन मुझे 2020 का याद आ रहा है क्योंकि इस टाइम पर जब SDI आया था तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ने बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ हमारी गवर्नमेंट को, जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है हमारी, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज वगैरह किया था। तो इसलिए मुझे जो है अच्छे से याद है 131 रैंक आई थी हमारी 189 कंट्रीज में। ठीक है, 189 कंट्रीज में हमारी रैंक देखो कितनी गंदी रैंक आई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। मतलब हमारे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, हर एक को जो है शिक्षा नहीं मिलती है, हमारा जीडीपी भी कम है, इस तरह से ये दर्शाता है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आइडिया एक्चुअली किसने दिया था, पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक्स थे डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, डॉक्टर उल हक करके, और उनके साथ थे हमारे इकोनॉमिस्ट, इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन जी। ठीक है, अमर्त्य सेन जी, इन दोनों ने जो है ये आइडिया दिया हुआ है इस चीज़ का कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी एक बनाना चाहिए। अमर्त्य सेन जी वही है जिनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक के सेक्शन में। ठीक है, 1998 में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना, 1998 में नोबेल का प्राइज मिला था इकोनॉमिक के क्षेत्र में। तुरंत ही एक साल बाद 1999 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1999 में इनको भारत रत्न पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यही मेरा एक कारण था कि अमर्त्य सेन वाला जो पॉइंट है मैं आपको यहाँ यही क्लियर कर दूं कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 1998 में अमर्त्य सेन जी को नोबेल का इकोनॉमिक सेक्शन में प्राइज मिला था, वो भारतीय है और वो महबूब उल हक है। उनका उल हक मुझे उतना याद आ रहा है, डॉक्टर उल हक, डॉक्टर M उल हक, महबूब उल हक ही है पाकिस्तान के। उनके साथ मिलके इन्होंने एक तरह से एक इंडेक्स का प्रस्ताव रखा था और UNDP ने वो अपना लिया और फिर 1990 से जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया कैन बी अचीव। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सारे की सारे चीज़ों को एक मतलब अल्टीमेटली पूरी ग्रोथ, ठीक है, पूरी तरीके से ग्रोथ, फाइनेंशियली सब कुछ हर तरह से। भारत में समावेशी विकास कैसे हासिल किया जा सकता है, देखो
इंक्लूसिव माने पूरा का पूरा। तो कैसे करेंगे हम, सपोज किसी का इनकम बढ़ रहा है, अगर उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगाया जाए जो पहले लग रहा था, तो क्या भारत का जो है एक तरह से विकास होगा? नहीं होगा। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको टैक्स का स्लैब भी बढ़ जाएगा, मतलब टैक्स का जो अमाउंट आप पे करोगे वो भी बढ़ जाएगा। तो ये कौन से टैक्स में आता है? ये आता है प्रोग्रेसिव टैक्स में, ठीक है। थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्स हम जो है भारत का जो है इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स के जो है एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहो तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। रेंटल टैक्स होता है, जो रेंट के द्वारा हमको टैक्स मिल रहा है, वो जो है एक रेंटल टैक्स, एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। अगर रेंट के जो हर साल रेंट जो है बढ़ता जाता है, ऐसा नहीं कि कभी किसी साल 2000 रेंट है किसी भी रूम का और वो अगले साल जो है 1500 हो जाएगा, नहीं, वो 2500 हो जाएगा, बढ़ ही जाएगा। तो ये क्या आता है कि भाई रेंट तो बढ़ रहा है, फिर उस हिसाब से आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, जो भी रेंट खा रहा है उसके लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है टैक्स ऑन इंटरेस्ट अर्न, जो भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, मे बी आपने कहीं कोई जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी, कोई पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है, उसके ऊपर जो आप टैक्स खा रहे हो, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है एक्चुअली वो इंटरेस्ट तो हर साल बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट जिस तरह से आप लोग देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट जो भी करते हो आप लोग पहले 10 साल पहले कर रखी होंगी, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ता ही जाता है हमेशा, क्योंकि हम जो है डेवलपिंग कंट्री है। तो इसी वजह से जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट खा रहे हो वो भी टैक्स, उसके ऊपर जो भी खा रहे हो उसका टैक्स पे करना पड़ता है, वो आता है प्रोग्रेसिव टैक्स में। और क्या है प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल? स्टेट, रियल एस्टेट, हाँ, रियल एस्टेट में भी आप जो भी पैसा, आपको रियल एस्टेट में तो बहुत मोटा पैसा आता है, तो वो जो आप खा रहे हो वो पैसा, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब एक प्रगतिशील कर, ठीक है, एक प्रगतिशील कर। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे कि प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, मैंने आपको ये पूरे टैक्स के टाइप बता रखे हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, क्रिपलिंग टैक्स क्या है एंड ऑल। तो वो क्रिपलिंग टैक्स नहीं, सॉरी, यही प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव। तो प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, ठीक है, आपका जो भी इनकम होगा उसके इर्रिस्पेक्टिव उनको कुछ लेना देना नहीं है, बस वो एक अमाउंट में प्रोपोर्शनल जो भी प्रोपोर्शनल अमाउंट है वो कंसिडर किया जाता है हर साल, और उस हिसाब से ही आपको जो है पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्स का ऐसा नहीं है, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपको वो जो भी बढ़ रहा है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, इन एन इकोनॉमी द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ। देखो एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र किस आधार पर अलग अलग किए जाते हैं, सार्वजनिक और निजी। तो सार्वजनिक मतलब अल्टीमेटली क्या है कि उसके ऊपर सरकार का अधिकार है, और निजी प्राइवेट मतलब क्या कि उसके ऊपर जो है उस किसी इंटरप्राइज का अधिकार है। तो ये अधिकार कैसे, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइज, ठीक है, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर किसका अधिकार है, ये अगर वो सरकारी है या फिर वो प्राइवेट है, कैसे समझ में आ जाता है कि भाई सरकार का जो है उसके ऊपर अधिकार है, 51% उसके शेयर है, तो वो हो गया पब्लिक सेक्टर, और जिसमें 51% शेयर नहीं है सरकार के, 100% किसी और के ही शेयर है, तो वो हो गया प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। मैंने ये सेक्टर भी आपको पढ़ा रखे हैं। नेक्स्ट, speculators who neither buy or sell securities in the market but still trade on them are called, ठीक है। ये जो हम फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ेंगे वन बाय वन, बट यहाँ पर क्वेश्चन डालना जरूरी था, मुझे लगा कि ये एक बात मैं यही बता दूं, क्लियर आउट कर दूं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए। तो देखो सट्टेबाज जो न तो बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदता या बेचता है लेकिन फिर भी उन पर व्यापार करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखो ऐसे लोग होते हैं, ये जो है बुलिश में ही आते हैं एक्चुअली। ये क्या करते हैं कि सिक्योरिटीज जब भी टाइम होता है तो ना बेचते हैं ना खरीदते हैं, मतलब काइंड ऑफ कि वो ना नीदर बाय नॉर सेल द सिक्योरिटीज इन द मार्केट बट स्टिल ट्रेड ऑन देम आर कॉल्ड, लेकिन उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, मतलब बाजार में वो रहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे स्टैग्स। क्या कहेंगे? स्टैग्स कहेंगे। बियर्स कौन होते हैं कि भाई वो पैसा निकालने का काम करते हैं, बुल्स कौन होते हैं? पैसा डालने का काम करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, मैं एग्जांपल दे देकर बताऊंगी, आपको सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली बच्चों को तो पता ही है, बट जिनको पता नहीं उनको तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूअल इकोनॉमी। अब ड्यूअल इकोनॉमी इज द मिक्सचर ऑफ,
हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर सही से काम कर सकते हैं। वहीं पर ड्यूअल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जब आता है तो यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी जो है डेवलपमेंट होता है, तो इसको क्या कहेंगे, ड्यूअल इकोनॉमी। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये जो है ड्यूअल इकोनॉमी के मिक्सचर ऑफ ऑप्शन ए कि ट्रेडिशनल मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर भी और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इकट्ठा काम करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम, दोहरी अर्थव्यवस्था, एक ड्यूअल इकोनॉमी है ये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज शोन रिमार्केबल एक्सपांशन ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने उल्लेखनीय विस्तार दिखाया है। तो देखो हम जो है इंडिया पिछले दशक से सर्विस प्रोवाइड करने में नंबर 1 पोजीशन पर है। अगर आप देखो आईटी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करना हो, डायमंड सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करना हो, टीचिंग सेक्टर में हो या फिर साइंस के सेक्टर में हो, ठीक है, जो भी हमारे साइंटिस्ट किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो सर्विस प्रोवाइड करने में इंडिया टॉप पोजीशन पर है। इंडिया जो है एक्चुअली में एक रिमार्केबल उसने एक ग्रोथ दिखाई है सर्विस सेक्टर में। तो इसका राइट आंसर क्या है कि टर्शरी सेक्टर में जो है सर्विस जो है वो टर्शरी सेक्टर में आता है। मैंने बता रखा है आपको, जैसे टीचिंग हो गया, किसी तरह की सर्विस देना होगा, आईटी सेक्टर एंड ऑल, तो ये सारे जो चीजें हैं ये टर्शरी सेक्टर में आती है और इसमें रिमार्केबल आपको एक्सपांशन दिखा है लास्ट डिकेड में, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ये सारे जो है अलग अलग सेक्टर है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सेक्टर है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये हमने पढ़ रखा है। आपने अगर मेरी क्लासेस नहीं की है तो पहले क्लासेस कर लेना, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज है ये समझ में नहीं आएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखो 1991 की जो पॉलिसी है एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम पर क्या हुआ था कि मनमोहन सिंह जी जो थे हमारे देन फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअली, उन्होंने कहा था कि जो हम लाइसेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से हम रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जो भी फॉरेन की कंपनीज जो हमारे यहाँ काम करना चाहती है उनके ऊपर हम जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं उनको थोड़ा सा हम एक तरह से क्या कहते हैं कि छूट दे दे हर चीज में और उनको जो है इन्वेस्टमेंट करने दे। तो यही जो है लिबरलाइजेशन की बात आती है, उदारीकरण करना मतलब एक तरह से एक्सेप्ट करना कि भाई आओ आप लोग काम करो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो है देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन, जो सब्सटेशनल चेंजेस इन इंडस्ट्री लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है, औद्योगिक लाइसेंसिंग जो नीति थी हमारी उसमें परिवर्तन लाया हमने कि भाई जो मेडिकल सेक्टर है, जो अल्कोहल सेक्टर है, उनको लाइसेंसिंग का सेक्शन रखा, बाकी जितने भी सेक्शन थे उसके अलावा उनको लाइसेंसिंग की हटा दिया कि भाई लाइसेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, झंझट नहीं, अलग अलग ऑफिस में जाकर आपको लाइसेंस निकालना नहीं, अलग अलग ऑफिस में जाकर अगर लाइसेंस निकालोगे तो भ्रष्टाचार होगा, पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे, फिर लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो होती है वो ही उन्होंने वहां पर बंद कर दी, ठीक है। तो लाइसेंसिंग का जो है परिवर्तन लाया लिबरलाइजेशन के टाइम पर। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, नॉट कहा गया है, कथन सही नहीं है कहा गया है। तो पहला कथन पढ़ते हैं हम, इंटीग्रेटेड जीएसटी विल बी लिव्ड ऑन इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस ट्रांजेक्शन। बराबर है कि दो स्टेट्स में जब कोई भी क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रेटेड अंतरराज्यीय वस्तुओं और सेवाओं का जो भी होता है, लेन देन होता है, उसके ऊपर जो जीएसटी लगती है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंतर ही आती है। तो ये तो राइट है, ठीक है, ये तो राइट है ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, द कंसेप्ट ऑफ डिक्लेयर्ड गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस वाज अबेटेड, विशेष महत्व के घोषित माल की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाएगा। नहीं, ये गलत है, ये ऑप्शन मतलब ये एक्चुअली क्वेश्चन का सही आंसर तो ये है, लेकिन ये गलत है, जीएसटी के अंदर ये नहीं आता है। जो भी स्पेशल वस्तुएं हैं, स्पेशल चीजें, जैसे मैंने आपको बता रखी है
कि जो भी प्लैटिनम वगैरह या फिर डायमंड वगैरह आपको खरीदना है तो उसके ऊपर जीएसटी है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जीएसटी वगैरह का कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया या बंद कर दिया गया है, लेकिन जीएसटी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी, 0.25% एक्स्ट्रा, मतलब अगर 28% जहां पर लग रहा है उसके ऊपर और एक्स्ट्रा, तो 28.25% मनी देना पड़ेगा आपको जीएसटी के अंडर। तो वो क्या हो गई, वो एक इम्पोर्टेंट गुड्स, स्पेशल एक गुड हो गया, वो स्पेशल एक कहेंगे सामान हो गया, तो वो तो चीज जीएसटी में है, नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है ऑप्शन, मतलब गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ, देखो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सभी के मूल्य के रूप में कैसे परिभाषित किया गया है। तो जीडीपी जीएनपी की आपको डेफिनेशन आना जरूरी है, मैंने प्रोवाइड कर रखा है पीडीएफ, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करना। आपके पास कोई किताब है, उस किताब में भी एक बार जो है आप जीडीपी जीएनपी का जो है फॉर्मूला देख लेना, उसका डेफिनेशन देख लेना, और एक ना अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि अभी देखो पहले तो टाइम नहीं था तो मैंने कहा था कि नोट्स मत बनाना, बट अब मैं कह रही हूँ कि टाइम है तो अच्छे नोट्स बना ही लो फाइनली, ठीक है। तो देखो कैसे है ना, जीडीपी क्या होता है कि टोटल वैल्यू, टोटल मतलब जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है एक इकोनॉमिक ईयर में विद इन अ बाउंड्री, उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, टोटल यानी फाइनल, ठीक है, फाइनल, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है टोटल, फाइनल और ग्रॉस आउटपुट, ठीक है, ग्रॉस आउटपुट। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है कि फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमिक, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इज द जीडीपी। फाइनल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में विद इन अ बाउंड्री, ठीक है, विद इन अ बाउंड्री जो मैंने कहा था वो क्या होता है, जीडीपी। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ठीक है, डिप्रिसिएशन जो है ये भी मैंने पढ़ा रखा है कि जो हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम होती है उसमें से अगर हम जीडीपी माइनस कर देंगे तो वो जो बचता है वो होता है हमारा डिप्रिसिएशन। तो इसमें जो देखो ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम जीडीपी भी कह सकते हैं। तो जीएनपी माइनस एनएनपी is equal to depreciation. Next, which of the following can be called as a part of service sector? अब service sector कौन से सेक्टर में आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है। तो ये फॉलोइंग, which of the following is the service sector का पार्ट, जैसे कि टेक्सटाइल मिल्स, बैंकिंग, कोल माइंस, एग्रीकल्चर। तो देखो बैंकिंग जो है ये सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये होगा सर्विस सेक्टर के अंडर, ठीक है, सर्विस सेक्टर के अंडर ये होगा बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसके द्वारा आप बताएंगे कि भाई इस देश में जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही है। अब आप वहां पर रहोगे थोड़ी, हर एक देश में जाकर रहोगे थोड़ी, अब उसके लिए क्या पैरामीटर है कि भाई जो भी वहां पर कैपिटा इनकम जो होता है, ठीक है, पर कैपिटा जो इनकम, प्रति व्यक्ति जो आय होता है वही दर्शाता है कि भाई वहां का स्तर किस तरह से होगा। सपोज किसी भी देश में $100 प्रतिदिन कोई कमाता है तो वहां का जो भी क्या कहते हैं उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो सही होगा। और अगर कहीं $1 है हर दिन का तो वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, उसका स्तर नीचे गिर जाएगा। भाई वो लोग खाने के ही लिए हर चीज नहीं मिलेगी तो वो लोग क्या मतलब मटेरियलिस्टिक जो भी बातें हैं वो बाय कर पाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली ये बात आती है कि उसका अगर उसकी कमाई ही कम है तो वो जो है बाकी की चीजें देखेगा नहीं, वो सिर्फ अपना पेट भरने की बात करेगा। हाँ, अगर उसकी कमाई प्रतिदिन अच्छी है, बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, खाने पीने का तो चीज देखेगा ही देखेगा, उसमें देखेगा कि मैं हेल्दी फूड खा रहा हूँ या नहीं, मेरे पास मैं जिम जा रहा हूँ या नहीं, मेरे पास हर चीज है या नहीं, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, अब हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हुआ था उसका अर्थ क्या है एग्जैक्टली तो देखो इसका अर्थ है कि हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमी रिलेशन विद अदर कंट्रीज। मैंने आपको बताया कि 1991 में इस तरह का प्रस्ताव रखा गया कि बस कर दीजिए, अब ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हमको दूसरे कंट्रीज के साथ जो है एक तरह से
व्यापार करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, क्लोज इकोनॉमी थी, ना ही एक्सपोर्ट होता था ना ही इंपोर्ट होता था, लेकिन अब ऐसा है क्या, नहीं है। अब जो है यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है। क्यों हुआ ये, ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। तो हैविंग मिनिमम, ठीक है, अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभव प्रतिबंध लगाना ही ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्टर द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेंट इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है, ऐसा बता रहा है फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर सरकार का बहुत ज्यादा अधिकार है। तो देखो, जो कि कमर्शियल बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग में जो है सरकार का बहुत ज्यादा अधिकार है, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस है यहाँ पर बैंकिंग में, पूरा पूरा जो है पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट, द लीडिंग स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला ऑफ इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। देखो, भारत के दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में अग्रणी इस्पात संयंत्र किस अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे। तो 5 ईयर प्लान जब मैं पढ़ाऊंगी तब तो मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये मैंने ऐड कर दिया। तो देखो, सेकंड 5 ईयर प्लान के दरमियान 1956 के बाद की बात है, क्योंकि 1951 टू 56 तो पहला 5 ईयर प्लान था, लेकिन 1956 टू, देखो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था 1956 टू 1961 और महालनोबिस मॉडल के ऊपर डिपेंड था। यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। पहला जो 5 ईयर प्लान था 1951 टू 1956, यहाँ पर सिर्फ हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया था, क्योंकि खाने के लाले पड़े थे उस टाइम, ठीक है। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है पहले की सरकार को कि भाई उन्होंने ध्यान नहीं दिया इन 5 सालों में, तो गलत है, क्योंकि तब बहुत ही टाइम खराब था, हम पढ़ेंगे वो आगे। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, वो सही डिसीजन था। अगर वो पहले ही ले लेते डिसीजन तो बहुत बड़ा ब्लंडर होता और हम बहुत ही ज्यादा गरीबी में चले जाते। तो ये बात है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में जो है स्टील प्लांट का जो है एक तरह से वहां पर स्टैब्लिश किया गया। दुर्गापुर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। भिलाई जो है हमारा, भिलाई मध्य प्रदेश में आता है, ये क्वेश्चन बनता है भला, याद रखना प्लीज। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, भिलाई जो है हमारा मध्य प्रदेश, और राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है आपको। एनटीपीसी का जो अभी प्री हुआ है ना, वहां पर स्टील प्लांट के बारे में 100% हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन था। पहले जो पेपर हुए ना जनवरी नहीं, दिसंबर में, फरवरी में, हाँ जनवरी के मंथ के जो पेपर हुए थे उसमें क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन दिसंबर एंड फेब में जितने भी पेपर हुए हैं वहां पर हर एक शिफ्ट में जो है, मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में, पूरे दिन की किसी ना किसी एक शिफ्ट में स्टील प्लांट के ऊपर क्वेश्चन बना था। तो इस बार भी डीएफसीसीएल के लिए पकड़ के चलिए कि हमको जो है जो स्टील प्लांट है उसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, Which one of the following is a driving force influencing the industrial growth of an economy? निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाली प्रेरक शक्ति है? जैसे कि केवल आर्थिक कारक, केवल निवेश, केवल नवोन्मेष, बाजार आधार, या फिर उपरोक्त सभी। देखो, इकोनॉमिक फैक्टर भी काम करता है कि हमको ओवरऑल अगर हमारा जो है इकोनॉमी का ग्रोथ करना है तो हमको चाहिए आर्थिक कारक भी चाहिए, हमको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, हमको इनोवेशन भी चाहिए और मार्केट बेस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी चीजें चाहिए अगर हमको इकोनॉमी की, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का ग्रोथ करना है तो, ठीक है। तो ये था आज का पूरा क्लास। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो प्लीज माफ कीजिए मुझे, ठीक है, थोड़ा सा बच्चे खेल रहे हैं आई थिंक, इसीलिए आवाज हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।